Morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल. So let us start today class. मैं ना आपको ये करवाने के बाद आपको थ्योरी भी सेंड किया करूंगा, उसको भी आप गो थ्रू हो जाया करो. कई बार एक क्वेश्चन होता है जो कवर नहीं हो पाता थ्योरी में, ठीक है ना. जैसे कि एक इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्कुलर लॉ था, वो किसी ने नहीं सही किया था, इस करके हर एक का 1 मार्क्स उसी की वजह से कटा था. इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्कुलर लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होती है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पर कैपेसिटर है, यहाँ पर हमने ये कैपेसिटर लगाया हुआ है बच्चों, ये करंट आ रहा है. यहाँ तो करंट है, लेकिन यहाँ पर करंट है तो इसके आसपास क्या होगा बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, है ना. अब इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्कुलर लॉ में क्या है, यहाँ करंट नहीं है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, जीरो, बिकॉज करंट क्या है, जीरो. तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होनी चाहिए. लेकिन एम्पियर के इस लॉ में कुछ कमियां थी. क्या कमी थी, इस कैपेसिटर प्लेट के अंदर भी बाय एक्सपेरिमेंट्स ये देखा गया कि अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है. अगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड है इट मींस अंदर करंट नॉन जीरो होगा, कुछ ना कुछ करंट होगा. उस करंट को कौन सा करंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट. ये हमने प्रूव किया था कि कैपेसिटर की प्लेट के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट होता है. यही एम्पियर सर्कुलर लॉ की कुछ जो कमियां थी ना वो थी. इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्कुलर लॉ. इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या थी, दोबारा फिर समझ लो. एक वायर है, इसमें करंट आई है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यही तो है एम्पियर सर्कुलर लॉ. BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई बच्चों, यही तो है एम्पियर सर्कुलर लॉ. जहां करंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड है. लेकिन यहाँ पर तो करंट गैप में है नहीं कोई, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होना चाहिए. बट एक्सपेरिमेंट से हमने ये देखा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है, यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है. इट मीन यहाँ करंट होगा. जो करंट यहाँ पर गैप में होता है वो हम प्रूव कर चुके हैं. वो कौन सा करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट. दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्कुलर लॉ. ओके बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट टुडे क्लास. आज हमने बच्चों जो करना है, कल मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको कंप्लीट करवा दिया था. इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक लॉज भी करवा दिए थे. आज मैं आपको करवा रहा हूं, आगे लिखो, आज हमारा फेल्यूर ऑफ वेव थ्योरी. फेल्यूर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट. लाइट की वेव थ्योरी क्यों फेल होगी थी, लाइट की टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बच्चे, वो लाइट की वेव थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई.
दोबारा फिर समझो क्या क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट क्या है। कहता है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसकी थ्योरी लाइट की वेव थ्योरी को नहीं समझा पाई, यानी फेल हो गई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद रखना बच्चे, वो पार्टिकल नेचर को ही एक्सप्लेन करता है कि लाइट एक पार्टिकल की तरह एक्ट करती है, इसी चीज को एक्सप्लेन करता है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट की वेव थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। लाइट एक वेव होती है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, मैं उसके रीजंस बता रहा हूँ। कुछ रीजंस हैं बच्चे, आप वो लिख लो, थ्योरी है सारी ये। यस बच्चे, सबसे पहला लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, photoelectric effect cannot be explained on the basis of wave theory। वेव थ्योरी के बेसिस पर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। सबसे पहली प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी प्रॉब्लम। इंटेंसिटी प्रॉब्लम सबसे पहली लिखो बच्चों, इंटेंसिटी प्रॉब्लम। according to particle nature, according to particle nature, इंटेंसिटी वेरिएबल। बच्चों मुझे बताओ, कल मैंने करवाया था, अगर इंटेंसिटी वेरिएबल हो तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती थी या नहीं होती थी? हाँ जी बच्चों, हाँ जी बच्चों बोलो। अगर इंटेंसिटी चेंज करते थे तो क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज होती थी या कांस्टेंट रहती थी? यस स्टूडेंट्स, जल्दी बताओ बच्चों। इंटेंसिटी के अंदर मानसी, कल मैंने आपको करवाया था, अगर इंटेंसिटी चेंज होती है तो क्या उससे काइनेटिक एनर्जी No, चेंज sir. होती है? वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है बच्चे? कांस्टेंट। Independent. ये पार्टिकल नेचर में हमने किया था, जब लाइट की पार्टिकल नेचर मानते थे, अगर इंटेंसिटी वेरिएबल होगी तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। बट अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, बट अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, अगर हम वेव नेचर मानते हैं, इंटेंसिटी इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चे एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। वेव नेचर अगर हम कंसीडर करते हैं, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड का? ई नॉट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। अब नाउ फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। F इज इक्वल टू क्यू ई होता है, ये सभी को पता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्यू इनटू ई नॉट। तो ए कितना आ गया? क्यू ई नॉट बाय एम। बच्चे अब ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्या फिर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी? नहीं, कभी नहीं। दोबारा फिर समझो बच्चों। सबसे पहली प्रॉब्लम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लाइट की वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अगर हम लाइट की वेव नेचर मानते हैं तो बच्चे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। क्यों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंटेंसिटी प्रॉब्लम। बच्चों इंटेंसिटी में क्या प्रॉब्लम है? अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर, अगर मैं पार्टिकल नेचर मानता हूं, कल मैंने आपको करवाया है, लाइट अगर इंटेंसिटी वेरिएबल हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हमेशा फिक्स होती है। लेकिन अगर मैं वेव नेचर मानूं, लाइट की वेव नेचर मानूं, तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के
स्केयर के प्रोपोर्शनल होती है। हाँ जी बच्चों, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्केयर के प्रोपोर्शनल होती है अगर हम लाइट की वेव नेचर को माने। अगर एम्पलीट्यूड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अब फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू क्यू ही होता है, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इट मींस, कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रही है? इंटेंसिटी पर। अगर इंटेंसिटी चेंज करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करोगे तो एक्सेलरेशन होगी, अगर एक्सेलरेशन होगी तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी। यहां तक देख लो, आपको किसी को कोई डाउट है कि नहीं? No, sir. No, sir. ओके, ये तो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, यानी ये ऑब्जर्वेशन के बिल्कुल उलट हो गया। तो लिख सकते हो बट ऑब्जर्वेशन shows that maximum kinetic energy is independent of the intensity of light. लाइट पर डिपेंड नहीं करती, लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर बच्चे? फर्स्ट प्रॉब्लम क्लियर होगी। अगर लाइट की पार्टिकल नेचर मानते हैं तो इंटेंसिटी पर का काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लाइट की वेव नेचर मानते हैं तो इंटेंसिटी चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, जो हमारी ऑब्जर्वेशन, जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऑब्जर्व किया, जो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। यानी कहने का मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट की वेव थ्योरी को ही एक्सप्लेन कर पाता है। जब वेव थ्योरी, लाइट की वेव थ्योरी को मान के हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेव थ्योरी मान के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओनली पार्टिकल नेचर मान के ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये फर्स्ट प्रॉब्लम थी। इसी तरह मैं आपको सेकंड प्रॉब्लम लिखवा रहा हूं, अगर आपने नोट कर ली बच्चों, राइट डाउन सेकंड प्रॉब्लम। रब कर रहा हूं बच्चों। सेकंड प्रॉब्लम है फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम, राइट डाउन फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। ये मेरी सेकंड प्रॉब्लम है जो हमने डिस्कस करनी है। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, राइट डाउन अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, the photoelectric effect according to wave theory, the photoelectric effect should occur for any frequency provided only that the light is intense enough to supply the energy needed to eject the photoelectron. देखो बच्चों क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुड अकर फॉर एनी फ्रीक्वेंसी। इसको अंडरलाइन कर लो
कहता वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट की हर फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आना चाहिए। दोबारा फिर समझो, वेव थ्योरी कहती है कि लाइट की हर फ्रीक्वेंसी, एनी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, बाहर आना चाहिए। क्लियर बच्चे? लेकिन ऑब्जर्वेशन में क्या है, हेंस ऑब्जर्वेशन शोज, बताओगे, दैट देयर एग्जिस्ट फॉर ईच सरफेस a characteristic cut off frequency, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ जी बच्चे, क्या बोलते हैं उसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फोर फ्रीक्वेंसी लेस देन, यस बच्चों, फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम होगी, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट does not occur. Photoelectric effect does not occur no matter how intense is light beam. लाइट बीम कितनी इंटेंसिटी है उस पर डिपेंड नहीं करता। यस बच्चों, क्लियर है आप लोगों को ये चीज? अगर लाइट की वेव थ्योरी मानते हैं तो एनी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहिए। लेकिन जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं तो हमें पता लगा कि किसी भी फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एनी डाउट? No, कोई sir. डाउट है यहाँ तक? दूसरा रूल भी क्लियर हो गया आपको? तीसरा है Yes, द sir. टाइम डिले प्रॉब्लम। द टाइम डिले प्रॉब्लम। टाइम डिले प्रॉब्लम में बच्चे कल मैंने आपको करवाया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो हमने एक्सपेरिमेंट देखे, जैसे ही फोटोन हम डालेंगे वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। कौन सा प्रोसेस था ये? यस बच्चों, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमने किया था, जैसे ही फोटोन को मेटल सरफेस पर डालोगे वैसे ही इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा। लेकिन वेव थ्योरी कहती है ऐसा नहीं होना चाहिए। वेव थ्योरी कहती है पहले लाइट सरफेस पर पड़ी है, फिर ये सरफेस के जो पार्टिकल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, यानी इसमें कुछ ना कुछ टाइम डिले होना चाहिए, ये वेव थ्योरी कहती है। बट रियलिटी में ऐसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ा ऐसा नहीं होता। तो ये लिख लो, फेल्योर, थर्ड फेल्योर है ये। राइट डाउन बच्चों, according to wave theory, energy is separate over wavefront. It will be, ये वेव फ्रंट क्या है ये थोड़ा सा अगला चैप्टर जब करेंगे उसमें क्लियर होगा बच्चे आपको। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, एनर्जी इज सेपरेट ओवर वेव फ्रंट। इट विल बी absorbed
by all electrons of metal surface hence electrons will take some time to accumulate sufficient energy for their emission. क्लियर है बच्चों? यहां तक वेव थ्योरी कहती है जो आपने एनर्जी डाली वो वेव फ्रंट की फॉर्म में आती है, वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेटल के अंदर वो उसको एब्सॉर्ब करेंगे और उनको कुछ टाइम चाहिए ये सफिशिएंट एनर्जी एब्सॉर्ब कर बाहर आने के लिए, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। आगे लिख रहे हैं बच्चे ऊपर, इसको मैं रब कर रहा हूं। मैं आगे लिख रहा हूं इसके ऊपर बच्चों। So there must be time lag between incident light and emission of electrons, but experiment shows there is no such time lag. That's it. फेल्यूर ऑफ वेव थ्योरी आपको होप सभी को समझ आ गई होगी कि वेव थ्योरी से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट की पार्टिकल नेचर ही कंसीडर करनी पड़ती है बच्चों। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवा रहा हूं और इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको रब कर रहा हूं बच्चों मैं। नेक्स्ट टॉपिक है आइंस्टाइन इक्वेशन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसको ऐसे लिख लो, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बच्चों समझो क्या होता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, क्या कहती है, क्या एक्सप्लेन करती है। कहता आइंस्टाइन कहता है ये एक मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पर जब हम कोई लाइट डालते हैं जिसकी एनर्जी E = HF होती है, उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एब्जॉर्ब करके जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वो, ये जो एनर्जी है बच्चों समझ लो एक बार ध्यान से, जो एनर्जी है HF, इस एनर्जी को दो पार्ट में इलेक्ट्रॉन यूज करता है, एक तो वर्क फंक्शन में और एक रिमेनिंग एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। दोबारा फिर समझो बच्चे,
जो हमने एनर्जी मेटल सरफेस पर जिस एनर्जी से लाइट डाली है, उस एनर्जी को मेटल सरफेस दो पार्ट्स में यूज करता है, एक वर्क फंक्शन में और एक बची एनर्जी को कहाँ यूज करता है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी में। यहां तक देखो, आपको समझ आया कि नहीं आया बच्चों? हाँ जी बच्चों, जो एनर्जी HF है, आइंस्टाइन कहता है इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी को दो पार्ट में यूज करता है। पहले तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आएगा। जब मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हम यूज करते हैं बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, आपको याद है? वर्क फंक्शन। बची एनर्जी को इलेक्ट्रॉन किस में यूज करेगा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी में यूज करेगा, हाफ mv मैक्सिमम का स्क्वायर। इस इक्वेशन में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चों। यस स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं मैं आगे चल रहा हूं। लिखो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, according to Einstein, energy of photon HF, which is more than work function, which is more than work function of a metal when incident on metal is used by electron after absorption in two parts। बच्चों दोबारा समझ लो, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है लाइट की, जो हमने HF डाली है, वो दो पार्ट में यूज करता है, एक वर्क फंक्शन में और एक बची एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में यूज करता है। सबसे पहले लिखो, अ पार्ट ऑफ एनर्जी absorbed by photon, a part of energy absorbed by photon is used by the free electron in work done coming out from the metal surface as work function। हाँ जी बच्चों, फर्स्ट पार्ट क्लियर है? जो एनर्जी है उसका फर्स्ट हिस्सा कहाँ यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, यानी वर्क फंक्शन के अंदर यूज करते हैं। सेकंड बताएगा कोई? हाँ जी बच्चों, सेकंड बताओ। सर जिस स्पीड से वो इजेक्ट होता है वो। हाँ जी बच्चे, सेकंड वाला जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन जाएगा। हाँ भी मतलब जो एनर्जी हमने डाली बच्चे, एनर्जी हमने HF डाली, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन दो पार्ट में यूज करेगा। सबसे पहले तो वो एनर्जी किस में यूज करेगा? इलेक्ट्रॉन बाहर आने में यूज करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। जो एनर्जी बच गई उससे वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, उससे वो चलने लगेगा, यानी बची एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यूज करेगा। दूसरा लिखो, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी, the remaining part of the photon energy will be gained by the electron, will be gained by the electron
in the form of kinetic energy after ejection from the metal surface. After ejection from the metal surface. मेटल सरफेस से बाहर आने के बाद बची एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यूज करेगा। बच्चों क्लियर है यहां तक? यस बच्चों? यस सर। ओके बच्चों, मैं नीचे से इसको रब कर रहा हूँ। हाँ जी बच्चों बताओ, अब क्या था हमारे पास? एनर्जी थी HF, वो दो पार्ट में यूज हो रही थी। कौन कौन से? कौन कौन से? एक तो वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम। अब बच्चे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? वर्क फंक्शन माइनस HF। वर्क फंक्शन तो आपको पता है क्या होता है? हाँ, HF होता है, HF नोट। ये HF हो गया, हाफ mv मैक्सिमम का स्क्वायर, H बाहर निकाल लो, F नॉट माइनस। एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन। देखना आपको क्लियर है सारा यहाँ तक? यहाँ तक देख लो, आपको समझ आया कि नहीं? इसको बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। This is called Einstein photoelectric equation. बच्चों मैं इसको रब कर रहा हूं, अगर आपने कॉपी कर लिया कर दूं रब? यस सर। अब जो ये इक्वेशन है, हाफ v max का स्क्वायर इज इक्वल टू HF माइनस F नॉट। एक ये इक्वेशन है हमारे पास बच्चे, एक मेरे पास ये इक्वेशन थी, सॉरी F नॉट माइनस F था, है ना? F नॉट माइनस F यही था देना, F नॉट माइनस F था। यस सर। F नॉट माइनस F था। नहीं बच्चे, थोड़ा सा वो कर लिया हमने। क्या थी इक्वेशन देखना? इक्वेशन थी HF इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके इक्वल होगी बच्चे? ये होगी HF माइनस वर्क फंक्शन होगी। उसको सही कर लेना, ये वाली इक्वेशन है, देख लो आप, सिंपल सी बात है। आपने वर्क फंक्शन को उठा के उधर लेकर जाना है, तो वो वर्क फंक्शन माइनस का ही होगा ना, ठीक है? पिछली वाली इक्वेशन को करेक्ट कर लेना, मैंने आपको लिखवाई थी बच्चों। पिछली वाली इक्वेशन को करेक्ट कर लो, इसको ऐसे लिख लो, HF माइनस वर्क फंक्शन। HF माइनस वर्क फंक्शन लिख लो इसको, जल्दी से लिखिए तो आगे करवाता हूं मैं आपको।
अब मैं बच्चों इसको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी लिख सकता हूँ, HF माइनस वर्क फंक्शन। इसको कंपेयर कर लो, कंपेयर विद y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y के अलोंग कौन है बच्चे, जल्दी बोलो, y एक्सिस के अलोंग कौन है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। x एक्सिस के अलोंग बच्चे कौन है, फ्रीक्वेंसी। बच्चों बोलो x एक्सिस के अलोंग कौन है, फ्रीक्वेंसी। हाँ बच्चे वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी। ये h क्या है बच्चे, कांस्टेंट। स्लोप, इसको बोलते हैं स्लोप। ये c क्या है बच्चे, इसको बोलते हैं c को y इंटरसेप्ट। आपको मैथ में आपने किया होगा, y इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, c होता है y इंटरसेप्ट और वो किसके इक्वल है, वर्क फंक्शन के इक्वल है। तो बच्चे इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। हाँ जी बच्चों, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब जो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका y इंटरसेप्ट क्या है बच्चे, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब y इंटरसेप्ट को कहां पर काटेगा, यहां पर काटेगा, ये नेगेटिव पर y इंटरसेप्ट को यहां पर काटेगा बच्चों। और इसकी जो लाइन बनेगी कुछ ऐसी बनेगी, ग्राफ। ये ऐसा ग्राफ बनेगा। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, वर्क फंक्शन। ये है मेरा वर्क फंक्शन। अगर मैं दो मेटल्स के लिए बनाऊं तो क्या बनेगा ग्राफ बच्चे, अगर ये दो मेटल्स के लिए बनाऊं, ये तो मैंने एक मेटल के लिए बनाया है, अगर मैं दो मेटल के लिए ग्राफ बनाऊं तो कैसा ग्राफ बनेगा। हाँ जी बच्चों, ये एक फ्रीक्वेंसी है F02 पर बना है, अगर मैं F01 फ्रीक्वेंसी पर बनाऊं तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, और उसका वर्क फंक्शन अलग आ जाएगा। इसको वर्क फंक्शन नंबर 2 बोल दो, इसको वर्क फंक्शन नंबर 1 बोल दो। ये ग्राफ है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आप इसको जल्दी से नोट कर लो। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया आपको यहां तक। फ्रीक्वेंसी अगर दूसरे की ज्यादा है तो वर्क फंक्शन भी दूसरे का ज्यादा होगा पहले से। हाँ जी बच्चों, यहां तक क्लियर है। इस फ्रीक्वेंसी को कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बच्चे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर, एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बच्चे जब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, हाँ जी बच्चों, जब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। ये नोट कर लिया सभी ने ग्राफ, इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चों। हाँ जी बच्चों, नो सर। कोई डाउट नहीं है।
तो मैं अगला ग्राफ बना रहा हूं, इसके साथ का सेम ग्राफ है अगला बच्चों। ये मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, यहां तक की है बच्चे। अगला ग्राफ मैं आपको कल बनाऊंगा, बनेगा नहीं ग्राफ, यहां तक आप नोट कर लो, यहां तक नोट कर लो। इसका ग्राफ अगर आप खुद ड्रॉ कर सकते हो तो कर लेना कल। ये मैंने ग्राफ अगला बनाना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। ये आपका होमवर्क है, अगर आप ट्राई कर सकते हो तो इस इक्वेशन से बना सकते हो तो बना लेना, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। ठीक है।